ठीक है 2 मिनट रुक जाते हैं। हाँ ठीक है, ओके, बातचीत कर लो, अपना डिस्कशन कर लो थोड़ा बहुत। ठीक है 2-3 मिनट हम लोग रुकते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कौन कौन आया। ज्ञान नहीं आया क्या? अच्छा अखिल अनम्यूट हो जाओ। हाँ सर। आवाज़ आ रहा है? हाँ सर। तो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, बताना सब दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है? हाँ सर, दिखना शुरू हो गया। अच्छा एक और चीज़ तुम लोग सबसे एक बात करना था कि हो सकता है कि जैसे मेरा ना 10 तारीख से क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है? तो 10 तारीख से मेरा क्लास सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक रहता है। तो उस टाइम तो हम उतना फ्रीक्वेंटली क्लास नहीं ले पाएंगे, तो उस टाइम वीकेंड्स और क्लासेस होगा, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या सोच रहे थे ना, हम और सर सोच रहे थे कि क्लासेस का फ्रीक्वेंसी जो है उसको बढ़ा देते हैं। मतलब जैसे कल 3 घंटे का क्लास हुआ, तो ऐसा कर सकते हैं कि क्लास ऐसे 1.5 घंटे का ही होना रहता है, लेकिन 3 घंटे का हो गया। तो ऐसा कर सकते हैं कि 2 1.5 घंटे का क्लास ले लें, या एक वन गो में 3 घंटे का क्लास ले लें। क्योंकि अभी जितना ज़्यादा तुम लोग के दिमाग में न्यूमोनिक्स या फिर चीज़ चला जाएगा, तो उतना तुम लोग अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि बाद में जाएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है? तो हम लोग यही सोच रहे थे, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि एक वन को में जो क्लास होता है ना, उसका मतलब इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि एक ही बार में पूरा कंटेंट डिलीवर हो गया। और जो भी क्लास होगा हम एक कोशिश करेंगे कि उसको फर्स्ट हाफ में पूरा कंक्लूड करने का। मतलब जैसे कल 10 से 1 के बीच हो गया था, 10 से 1 हो गया था, तो अब से 10 से 1 नहीं होगा, अब से वो क्लास सिर्फ कुछ होगा, मतलब बिफोर 12, मतलब 12 बजे तक उसका मैक्सिमम लिमिट होगा ख़त्म हो जाने का, ताकि तुम लोग का सेकेंड हाफ और थर्ड हाफ मतलब 6 बजे, शाम के 6 के बाद पूरा फ्री हो, ठीक है? ताकि मेंटल प्रेशर ना बिल्डअप हो कि 1 बज गया है, फिर खाना खाना है, फिर सोना है थोड़ा देर, फिर शाम का पढ़ाई करना है। वो सब मेंटल प्रेशर हम जानते हैं थोड़ा डेवलप हो जाता है, लेकिन ना हो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में पूरा क्लास को करा के ख़त्म कर दें, ठीक है? तो सब कोई अपना अपना सजेशंस दे दो, अगर क्या क्या लग रहा है। अखिल हाँ हाँ सर, अखिल। वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप फ्री होते तो रात में भी क्लास कर सकते हैं। अगर जैसे आप बोले 10 के बाद क्लास वीकेंड में लगाएंगे, तो रात में भी लगा सकते हैं। रात में तो लोग फ्री ही रहते हैं सब लोग। देखो रात में हम क्लास लगा सकते हैं, कुछ डिस्कशन क्लासेस तो डेफिनेटली किसी किसी दिन लगा लेंगे, लेकिन क्या है ना कि जैसे मेरा भी हाँ। जो गैप था, तो उसके कारण हमको भी कुछ प्रिपेयर करना होता है, और कॉलेज का पढ़ाई भी थोड़ा वास्ट होता है, क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया, तो हर सेकेंड वीक में एक टेस्ट होगा, फिर हर चीज़ हम लोग का भी टेस्ट बहुत रैपिड होते रहेगा कॉलेज में, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा उसका भी पढ़ाई करना है, ठीक है? तो उसको भी हमको मैनेज करना है साथ साथ, अच्छा। ठीक है? हाँ ठीक है। और कोई आदित्य 12 बजे हेलो। हाँ सर। बताओ। चलो ठीक है। श्वेता, हाँ सर, हमको चलेगा। निशा, हाँ सर, सुबह वाला क्लास ठीक है। यस सर, 12 बजे से पहले ही खत्म हो जाए तो अच्छा है। ठीक। ज्योति, सर सुबह वाला ठीक है। मतलब 3 घंटे का स्ट्रेच ठीक है ना? मतलब 2.5 से 3 घंटे, हर दिन 3 नहीं हो पाएगा वो, हाँ मतलब सर। ठीक है। फिर कौन बचा है? अलीशा, यस सर, तो सुबह वाले ही थी। सत्यजीत, दो स्लॉट में होता तो ठीक रहता, एक बार में मतलब आधा टाइम तक फिर दिमाग सोड़ने लगता है फिर। देखो तुम लोग के पास उसका रिकॉर्डिंग भी रहेगा, तो तुम उसको फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हो, अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग का वन स्ट्रेच ज़्यादा डिमांड में है, तो मेजॉरिटी विंस।
ठीक है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्लासेस को 2 हाफ में ले लें जो बहुत लेबोरियस क्लासेस हो, और कुछ को सिर्फ 1 गो में कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, एक दिन तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि मेरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का इंटरनेट ख़त्म होने वाला है, तो वो हमको पता नहीं है कब हो रहा है, तो किसी एक दिन थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो वो हम लोग मैनेज कर लेंगे किसी और दिन। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। क्लास कुछ आना था आ ही गया होगा, तो तुम लोग बना ही लिए होगे क्वेश्चंस। चलो आज से ना ग्रुप 15 डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमको कोई बोल रहा था कि वो और उसके फ्रेंड्स कंप्लीट नहीं कर पाए हैं ग्रुप 17 वगैरह, तो एक दिन का टाइम दिया, कंप्लीट कर लेना। अभी हम लोग ग्रुप 15 से स्टार्ट करें। कुछ आंसर्स में करेक्शन भी होगा, तो हम वो तुमको लास्ट में बताएंगे। ओके, तो स्टार्ट करो 1 से 5। किसी को कोई डाउट? मतलब 101 से 105 को 105 1 से 5 बोल देते हैं, ठीक है। नो सर। एक मिनट खोल देते हैं। एक से 5 किसी को कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर तब कोई हमको ये वाला क्वेश्चन नंबर 101, या फिर हमको कुछ बताना होगा तो हम इसमें बता देते हैं। हाँ बोलो। सर एक्सरसाइज 1 करना था ना? हाँ, एक्सरसाइज बनी तो बैठे, यही करना है ना? किसी को दिक्कत इसमें? सर इसमें कुछ बाद वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे, मतलब कि स्टार्टिंग का किए हैं, लास्ट तरफ जो। ठीक है, हम लोग उसको सारा ही डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट कहाँ, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर देंगे, डाउट ना भी हो तो भी डिस्कस कर लेंगे। तो जो नहीं किया है एक बार सुन लेना, फिर से उसको देख लेना, मेन मुद्दा याद करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है प्रॉपर्ली? चलो तो हम बोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम पहले ही बताए थे मेल्टिंग पॉइंट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता है किसी में। पी ब्लॉक में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो इसके वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसका हमारा आंसर है डी, फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक देन डिक्रीजेस। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न जानने का हमें कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है। इसको याद रखो, यहाँ तक अपना ऑर्डर बैठा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। तो इतना बात को याद रखना, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। जैसे अब जैसे ग्रुप 18 है, ठीक है, उसमें अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछता तो वो पूरा बैठ जाता है, ऊपर से नीचे तक हर में ही बैठ जाता है। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा एक्सेप्शन आते हैं, तो इसको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस कर लिए थे। उसके अगले क्वेश्चन में एक रूल लगता है, ड्रैगोज रूल बोलते हैं उसको। 90 डिग्री हो जाता है, pH 3 के नीचे से सभी का हो जाता है, लेकिन वो उसको कंसिडर वैसा कर नहीं रहा मेरे को लगता है इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे इक्वालिटी तो दिया हुआ है। जैसे NH3 का बॉन्ड एंगल क्या होता है? NH3 का बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 104 डिग्री होता है, नहीं 107.5 डिग्री होता है, ठीक है। तो 107.5 डिग्री होता है, और बाकी का अगर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर ऐसे होता तो हम सी ऑप्शन को टिक कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो मतलब कि इसको एग्जैक्टली 90 नहीं होता, तो ऐसा मान सकते हैं ना कि जो pH 3 होता है ना, वो हल्का 91 डिग्री को टेंड करता है, ठीक है, या और उसके बाद हल्का हल्का बॉन्ड एंगल बढ़ता है, ठीक है। मतलब प्योर पी ओवरलैप होता है, लेकिन जो रिपल्शंस की वजह से बॉन्ड एंगल हल्का सा बढ़ता है। वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू पे पूरा डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ देखो, जो सी ऑप्शन था, इसमें अगर ये वाला साइन यूज करता है, मतलब NH3 ग्रेटर देन pH 3 इक्वल टू SH3 इक्वल टू BSH3, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो जाता है कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है। वो सी ऑप्शन हमसे टिक कराना चाह रहा है या बी ऑप्शन टिक कराना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन उसने ऐसा हिंट कर दिया कि सी ऑप्शन को खुद ही गलत कर दिया, तो इसलिए हमारा एक ही चॉइस बचता है, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे सर बढ़ते हैं। बी होगा कि ए? क्वेश्चन नंबर 103, हाँ सॉरी ए, बी नहीं, ए सॉरी इसका 107.5 डिग्री होता है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, और उसके बाद जो बॉन्ड एंगल है वो हल्का हल्का घट जाता है, सॉरी ए होगा,
तो वही ए टिक कराना चाहता है, बी सी टिक कराना चाहता है, वो हल्का कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मतलब सी ऑप्शन प्योरली रॉन्ग हो जा रहा है, इसलिए हम लोग ए टिक करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, जो 104 नंबर क्वेश्चन है उसमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारा होगा बी ऑप्शन, NH3 सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब जैसे हम लोग कल एक एग्जांपल, कल नहीं परसों की क्लास में एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे TeO2 का, क्योंकि TeO2 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोल रहे थे कि ये बॉन्ड लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। बस वैसे ही फैक्टर है, बस यहाँ पे हाइड्रोजन है और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये वाला केस, तो इसलिए यहाँ पे आंसर बी होगा। और यहाँ पे अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात की जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट वो सबसे अच्छा होगा जो जल्दी अपना हाइड्रोजन लूज कर दे। तो अगर ये वाला आंसर, ए वाला आंसर हमारा आंसर हो जाता अगर यहाँ पे हमसे पूछता ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 105 ग्रुप 15 एलिमेंट्स कैन एक्ट एज लुईस बेसिस, दी इज द करेक्ट आंसर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे बताओ, 106 से लेके 110, मतलब 6 से 10, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? 107 107। उसके अलावा सर 110। 110। ठीक है, देखो 100 पहले हम देख लेते हैं और किसी को डिस्कस करना है कि नहीं। बेसिक स्ट्रेंथ ठीक है, 107, 108। N2L आफ्टर गैस होता है, याद रखो। और ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट, ये रिएक्शन को क्लास में डिस्कस किया। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, होल्ड। एम्फोटेरिक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक। तो इसमें वो वाला तुम लोग का न्यूमोनिक काम आ गया होगा, जनाबी अली या टीना अली। तो वहाँ पे तुम्हारा Sp का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रेट आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं 107 की तरफ। 107 एक्चुअली रिएक्शन जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको देखो, NaOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है। अगर इसको हम लोग NH3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से दो प्रोडक्ट आ सकता है। ठीक है, एक आ सकता है NH3 प्लस NCl3, एक सॉरी NH2Cl प्लस NaOH। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट आ सकता है। लेकिन क्या है ना कि अगर हम लोग 1:1 मोलर रेशियो ले लें तो हमारे पास NCl3 बन जाता है। ठीक है, ये तब बनता है जब NaOCl मतलब नाइट्रोसिल क्लोराइड एक्सेस में लेते हैं, मतलब NH2Cl और NaOH। ठीक है, ये बहुत अजीब सा रिएक्शन हमको लगा और ये हमको भी नहीं पता था कि ऐसा होता है, क्योंकि हम इसको कहीं NCERT वगैरह में स्टडी नहीं किया। और हम NCl3 तो मतलब लाइफ में कभी ऑप्शन टिक नहीं करते। उसका ये रीज़न है कि NCl3 हाईली मतलब अनस्टेबल कंपाउंड होता है, एक्सप्लोजिव की तरह काम करता है। ठीक है, तो हम NCl3 कभी टिक नहीं करते, लेकिन वो कह रहा है कि 1:1 रेशियो में NCl3 बनता है तो बनता है। ठीक है, तो ये मेरे लिए भी एक नया फैक्ट है, इसको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 110 भी हो गया ना, सी ऑप्शन होगा इसका आंसर, चेक कर लो। हाँ सी है, जनाबे अली गया टीना लेना। आगे बढ़ो, एक और न्यूमोनिक का इसमें, हाँ ये वाला न्यूमोनिक तुम लोग को पता था ना, जनाबे अली या टीना लेना। निशा? हाँ सर। 111 से 115। 114। और किसी को कोई कुछ डाउट? नहीं, 113। 113 तो हम क्लास में डिस्कस किए थे। इस क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आज नहीं परसों एक इंसिडेंट हुआ था लेबनान में, जहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। वो ब्लास्ट का कारण था अमोनियम नाइट्रेट्स।
अमोनियम नाइट्रेट्स बहुत टाइम से रखा हुआ था, फट गया, थोड़ा सा हीट लगा और ये बहुत भयानक एक्सप्लोजन हुआ, पूरा सिटी आधा ब्लास्ट हो चुका है। तो ये भी रिसेंट करंट अफेयर्स में, और तुमको एक केमिकल कंपाउंड है, तो इससे एक्सपेक्ट करो कि क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। इसका हीटिंग इफेक्ट तो हम कल क्लास में बताए थे कि which of the following compound does not give N2, सॉरी does give N2। तो इसमें देखो बेरियम अजाइड वाला हम बताए थे कि करता है, बेरियम अजाइड कर सकता है तो सोडियम अजाइड भी N2 दे सकता है, ठीक है, एक पार्ट। अब यहाँ से जब हम लोग NH4NO2 को हीट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग वाटर को रिलीज़ करेंगे, वाटर को रिलीज़ करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं H2O, ठीक है। तो कितना H2 निकल सकता है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 H2O निकल सकता है। 2 H2O निकलने के बाद क्या बचा हमारे पास, एक N2, तो यहाँ से N2 निकल गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बोथ A and C। इस केस में N2 नहीं निकलेगा, इस केस में N2O निकलेगा, ठीक है। तो ये सवाल तो हो गया हमारा। तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। When mixture of alumina and coke is heated with current of nitrogen, alumina ये मेटलर्जी का पार्ट है, Al2O3, कोक को कार्बन बोलते हैं, कार्बन ग्रेफाइट या कार्बन सॉलिड के फॉर्म में जो होता है उसको हम लोग कोक बोलते हैं, ठीक है, प्लस करंट ऑफ नाइट्रोजन। इसको 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये बनाता है ALN, अल्मोनियम नाइट्राइड, ठीक है। अल्मोनियम नाइट्राइड बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करता है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि व्हेन दिस प्रोडक्ट इज ट्रीटेड विद वाटर, मतलब ALN और CO2 को जब वाटर से ट्रीट कर रहा है तो CO2 को वाटर से ट्रीट करने में क्या होगा, हो सकता है कार्बोनिक एसिड का कोई फॉर्म बन जाए या कुछ ना भी बने, पता नहीं। लेकिन यहाँ से ALN को जब हम लोग वाटर में डालेंगे तो हमारा NH3 बन जाएगा, NH3 बनेगा और ALOH होल थ्राइस बनेगा। तो तुम लोग को क्लास में बताए थे कि अगर हम लोग नाइट्राइड को मतलब N3- को जब कभी वाटर में डालेंगे तो NH3 बनेगा, फॉस्फाइड को वाटर में डालेंगे तो फॉस्फीन बनेगा। तो ये चीज़ याद रखना, इसको हम लोग सरपेक्स मेथड बोलते हैं, ठीक है। NCERT में गिवन होना चाहिए। मेटलर्जी एक्चुअली हम NCERT से रीड नहीं किया था, लेकिन हमको ये पता है कि इसको सरपेक्स मेथड बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक 115 व्हेन अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस, ये तो वही है, ऑस्मोस प्रोसेस का ही पार्ट लग रहा है। कुछ क्वेश्चंस में गलती भी है तो हम साइमल्टेनियसली चेक करते जा रहे हैं किस में हमको गलती लगा था, उसको हम लोग सब लोग साथ में देख लेंगे, बाद में उसको चेंज करना। 16 से 19 17 17 118 वाला पॉइंट। ठीक है। देखो which of the following produces two salts, अरे ये बहुत मतलब अजीब टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना, which of the following produces two salts, ये इतना अजीब क्वेश्चन है ना, ये क्या पूछना चाह रहा था हमको भी इनिशियली एकदम समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब इसका हम आंसर थोड़ा सा मतलब रीड किए तो पता चला। देखो इसमें जो हाइपोनाइट्रस एसिड होता है, मतलब H2N2O2, ठीक है, तो ये डाया बेसिक होता है इन नेचर। अब जैसे कि ये एक सॉल्ट तब बना सकता है जब यहाँ वाला हाइड्रोजन हटे, ठीक है, तो यहाँ पे O माइनस, कोई माइक अनम्यूट म्यूट कर लो प्लीज, ठीक है। तो एक सॉल्ट ये बनाया और दूसरा सॉल्ट बनाएगा कि N डबल बॉन्ड N ONA, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा था, तो ये इसके लिए 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट है, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा था, अजीब सा क्वेश्चन था, इतना मतलब अनस्टेबल लैंग्वेज था कि समझना मुश्किल था। तुम लोग के लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। तो 117 के बाद 118, सर एक बार और एक्सप्लेन करिए प्लीज। देखो जो डायाबेसिक सॉल्ट्स होते हैं ना, जैसे H2SO4 को अगर हम लोग सपोज NaOH से ट्रीट करें तो दोनों H+ मानते हैं कि एक साथ नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बनेगा NaHSO4 और उसके बाद बनेगा, इस स्टेप के बाद अगर NaOH को हम लोग और डालें तो Na2SO4। तो यहाँ पे 2 टाइप के सॉल्ट्स बने,
तो हम लोग कहेंगे कि जो H2SO4 है इसने 2 टाइप के सॉल्ट प्रोड्यूस किए। क्यों? क्योंकि ये था डाया बेसिक या बाई बेसिक कह सकते हैं, मतलब इसके पास 2 एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन। बस ये कहने का इसका मतलब, ठीक है। एक मिनट को देखो, अब यहाँ पे 118 वाला नाइट्रिक एसिड। अच्छा, तुम लोग को वो याद है ना कि HOCl क्लोरीन वाटर याद करेंगे तो हम लोग हमेशा क्या याद आना चाहिए? Cl2 प्लस वाटर HOCl और HCl को रिलीज करता है, ब्लीचिंग एक्शन करता है और अपना कलर को लूज करता है ऑन स्टैंडिंग, ठीक है। ये वाला तुमको याद होना चाहिए। अब उसी टाइप का एक नाइट्रिक एसिड का भी केस होता है, HNO3। क्या होता है कि स्टैंडिंग पे अपना कलर लूज करता है, ये NO2 गैस में इवॉल्व हो जाता है, ठीक है। मतलब बहुत देर तक छोड़ दिए और बहुत कम अमाउंट का भी सनलाइट अगर इसको प्रोवाइड किए किसी भी फॉर्म में, तो ये क्या होता है कि NO2 गैस बना देता है। NO2 गैस बनाने के बाद ये गैस कौन सा कलर का होता है? मैंने बताया था ये रेडिश ब्राउन होता है। और कुछ टाइम अगर ये रेडिश ब्राउन को अगर हम लोग छोड़ दें तो ये येलो कलर में फेंट आउट हो जाता है, मतलब फीका फीका हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को येलो येलो दिखने लगता है, और कोई रीज़न नहीं है इसका। मतलब तो इसका आंसर हम लोग कह सकते हैं स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ HNO3 into NO2, ठीक है। तो बस यही रीज़न है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है जिसकी वजह से जो रेडिश ब्राउन कलर है वो फेंट आउट हो जाता है और येलो दिखने लगता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक 119 से 124 124. 120। इसके अलावा किसी को डाउट नहीं है तो एक बार हम देख लेते हैं। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस फॉस्फोरस इनटू, पहले 119 वाला देखते हैं। ये तो आसान था, कर लिए होगा। तो जो द फॉलोइंग मेटल डज नॉट डिसॉल्व, फिर आलू करी कोई नहीं, अब AU3T, यहाँ पे ये निमोनिक काम आ गया होगा। आगे P4 शेप, ठीक है, ईस्ट रिएक्टिव, ब्लैक फॉस्फोरस ही होता है। हाँ, उसके बाद फिर P4O10 ठीक है, ये भी हो गया होगा। एक याद रखना एक चीज़, बस इसके बारे में फैक्ट शेयर कर देते हैं। जो P4O10 होता है या P2O5 होता है, ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो अगर तुमको किसी एक रिएक्शन में P2O5 गिवन है या P4O10 गिवन है और तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो उसमें से वाटर निकाल देना सबस्ट्रेट में से, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये वाटर अब्जॉर्ब करके वापस, मतलब P4O10 का एक हाइड्रोलिसिस होता है लंबा सा, किसी को मतलब तुम लोग देखे हो क्या P4O10 का हाइड्रोलिसिस? सर क्लास में करवाएं, केमिकल बॉन्डिंग में नहीं करवाएं, ठीक है। तो P4O10 जो होता है ना, इसका बहुत लंबा हाइड्रोलिसिस होता है, शायद 4 से 5 प्रोडक्ट्स मिलते हैं उससे। और इसका जो 4 से 5 जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसका जो आखिरी प्रोडक्ट होता है ये होता है H3PO4, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट ये होता है। तो याद रखना कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं। 124 फॉस्फोरिक एसिड ऑन हीटिंग एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो देखते हैं H3PO4 में से वाटर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हीट करेंगे तो क्या निकल सकता है? वाटर ही निकल सकता है मैक्सिमम केसेस। तो यहाँ से H2O निकल गया, ये बन गया HPO3। HPO3 बन गया, जिसको क्या बोलते हैं? मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब ये जो HPO3 होता है ना, ये HPO3 होल N भी होता है, ठीक है, उसको भी हम लोग मेटाफॉस्फोरिक एसिड ही कहते हैं। अगर यहाँ पे N मोल्स ले लें और यहाँ पे भी N मोल्स वाटर निकाल दें तो ये HPO3 होल N बन जाता है, ठीक है। और ये साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और लीनियर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं 125 से 129। 125 से 129 एक 129.
और चलो टाइमर 125 से स्टार्ट करते हैं. मेटाफॉस्फोरिक एसिड एक्सिस्ट एज पॉलीमरिक एंड मे हैव लीनियर और साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों होता है, अभी डिस्कस किया. इन ऑसवेल्ड्स मेथड आसान है. रेड फॉस्फोरस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाइट फॉस्फोरस बाय, ये वाला तुम लोग पता है ना, आयोडीन क्रिस्टल्स. आयोडीन क्रिस्टल्स को ऐड करते हैं, इनर्ट मीडियम रखते हैं, इनर्ट मीडियम ऑफ नाइट्रोजन. कुछ दिन के लिए इनर्ट मीडियम में रखते हैं, उसके बाद क्या फिर से बोलो. इसमें सर आयोडीन क्रिस्टल्स को इनर्ट मीडियम में डाल के कुछ दिन के लिए रखते हैं, उसके बाद फिर ये चेंज हो जाता है. हाँ, इनर्ट मीडियम जो होता है ना, वो जनरली हम लोग N2 का लेते हैं या CO2 का लेते हैं. ठीक है, ये बस फैक्ट है, कोई भी इनर्ट मीडियम ले सकता है, लेकिन ये हमको रफली कहीं दिख रहा था तो हम इसलिए शेयर कर दिए फैक्ट को. ठीक है, और हाँ, एब्सेंस ऑफ एयर में भी रख सकते हैं, वो भी थोड़ा इनर्टनेस क्रिएट करता है. यहाँ पे आखिरी सवाल के टूवर्ड्स ये सेम सवाल रिपीट किया, वहाँ पे लिखा है एब्सेंस ऑफ एयर में भी रख सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग फैक्ट्स को कंपाइल कर लेते हैं. 128 डैश इज ऑब्टेन्ड बाय, ये तो करवाया होता क्लास में. सुपर फॉस्फेट, ये थोड़ा सा सवाल है, ये दो बार रिपीट हुआ है पूरे हमारे मतलब इस एक्सरसाइज में, और हम इस सवाल को अभी होल्ड पे रख देते हैं क्योंकि हमको इसका आंसर पर्टिकुलरली समझ नहीं आ रहा. ये आंसर इसका आंसर नहीं होगा. ठीक है, इसका आंसर ये हो सकता है CaH2PO4 होल ट्वाइस डॉट 2H2 प्लस CaSO4 डॉट 2H2 जिप्सम, और ये दोनों मिला के बनाता है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम. ठीक है, रिएक्शन के लिए देखना है तो रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, तो हम मिटा देते हैं पहले. रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, Ca3PO4 को लेते हैं, रॉक सॉल्ट शायद इसको कहते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रखते हैं, और थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं तो ये बना देते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी होल्ड पे रखो. 129 इज ऑन होल्ड. ठीक है, आगे बढ़ो. 130 से लेके 132 का. 130. ठीक है, आगे 132. 131 नाइट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड, ये तो करवाया था. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 130 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक इन नेचर. तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा N3H, हाइड्रोजोइक एसिड. नाम ही में एसिड है तो एसिडिक इन नेचर भी हाइड्रोजोइक एसिड होता है इसको. सर ये N4H4 कौन सा कंपाउंड है? N4H4 को टेट्राजीन बोलते हैं. ठीक है, टेट्राजीन बोलते हैं. मतलब उतना हम लोग काम का नहीं है, NCERT में कहीं मेंशन तो देखे नहीं इसको, लेकिन इसको टेट्राजीन बोलते हैं. उसके बाद फिर कौन सा पूछा था? 132 देखते हैं. हाँ, 132 का ही शायद आंसर में कुछ मिस्टेक है. इसका आंसर शायद D दे रखा है ना. हाँ सर. इसका आंसर C होना चाहिए. एक मिनट पढ़ लेते हैं. वाइट फॉस्फोरस में भी रिमूव फ्रॉम रेड फॉस्फोरस. हाँ, इसका आंसर C होना चाहिए मेरे ख्याल से. जो पूछा क्या उसका आंसर भी C आ रहा था. देखो क्या है ना कि जो वाइट फॉस्फोरस होता है इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, और इसके वजह से मतलब ये नॉन पोलर कंपाउंड है, इसलिए CH2 के सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर जाता है. जहाँ तक कि जो रेड फॉस्फोरस होता है ये P4 ही, मतलब P4 का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है. और अगर कोई चीज़ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है तो वो किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने का उसका टेंडेंसी कम हो जाता है. एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर टेंडेंसी टुवर्ड्स डिसोल्यूशन. तो हम लोग उसमें वो खोजते हैं कि कौन सा ज़्यादा पॉलीमराइज कर रहा है. अगर कोई चीज़ ज़्यादा पॉलीमराइज कर रहा है तो उसका डिसोल्यूशन टेंडेंसी घट जाता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग उसको भी होल्ड पे डालते हैं क्योंकि मेरा इसमें आंसर अलग आ गया था. हाँ सर, C है, NCERT में दिया हुआ है. तो
हीटिंग विद एल्कली के साथ क्या होता है ये इनको अभी याद तो नहीं आ रहा किसी को। अच्छा हाँ, ये तो वो रिएक्शन है ना, P4 प्लस NaOH NH टू PO2 प्लस PH3, और इसमें हम लोग वाइट फॉस्फोरस को यूज़ करते हैं। अब ये किस बेसिस पे ये पूछना चाह रहा है, अब ये तो कहीं कुछ मेंशन ही नहीं है कि इसको रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, लेकिन ये जो फैक्ट है सी ऑप्शन वाला ये डायरेक्टली मेंशन करता है। ठीक है, तो ठीक है, इसको आंसर की में करेक्शन कर लेना अभी के लिए। हम एक बार इसको डिस्कस करते हैं और फाइनली तुमको बता दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 133 से 136। 135 135 उसके बाद हमको जो इसमें इम्पोर्टेंट लगा था इस पार्ट में ये था 136 नंबर क्वेश्चन अच्छा था। फिर उसके बाद के क्वेश्चन अच्छा देखो 136 को ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, तो ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड को हम लोग मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये बस एक फैक्ट था। जैसे हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड बहुत यूज़ करते हैं टर्म, लेकिन ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड कम यूज़ करते हैं, तो इसको ये इसका आंसर होगा। 135 नंबर जो क्वेश्चन है ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है, H3PO2 का शायद बेसिसिटी 1 होता है, H3PO3 का बेसिसिटी 2 होता है, H3PO4 का बेसिसिटी 3 होता है। इट इज़ विल न्यूट्रलाइज x मोल्स ऑफ NaOH। NaOH का भी एसिडिटी 1 होता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, y की वैल्यू हो जाएगी 2 और z की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि y क्या है, y इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH वोल्टेज जिसको H3PO3 न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इसका एसिडिटी है 2 और इसका बेसिसिटी है 2, तो इसीलिए सॉरी इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा 1:1:1। फिर से एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। नहीं सर। ठीक है, जिसका डाउट था उसका क्लियर हो गया। बेसिकली ये एक बार रिएक्शन लिख के देखना, वो तुमको समझ में आ जाएगा, ईजी है। ठीक है, इसके बाद होल्म सिग्नल, एक बार याद हम विल ऑफ द विस्प बोल रहे थे कुछ पहले लेक्चर कह रहा हूँ, तो विल ऑफ द विस्प उस समय हमको नहीं बोलना था, हमको होल्म सिग्नल ही तुम लोग को बताना चाह रहे थे। ठीक है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करते हैं तुमके साथ। होल्म सिग्नल, इसका आंसर में तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगा, CaC2 प्लस Ca3P2। ठीक है, तो होल्म सिग्नल को जला दिया जाता है, मतलब जैसे ही अगर कोई शिपर मैन को लगता है कि यार हम दिक्कत में, तो वो तुरंत एक डब्बा इसका उठा के पानी में फेंक देता है और उसके बाद वो बोलता है कि आग जलने लगता है, लोगों को लगता है उसको दिक्कत है, लोग आ जाते हैं। पहले के ज़माने में पायरेट्स भी आ जाते थे, पायरेट्स आके मार काट करके सब जाते। ठीक है, इसको पानी में डालते तो क्या होता है, तो यहाँ से हम लोग को C2H2 मिलता है और PH3 मिलता है। ठीक है, ये मेन दो चीज़ें मिलती है। तो PH3 का जो स्मेल ख़राब होता है, जो C2H2 होता है इसको एसिटाइलिन बोलते हैं, और जलने का मेन रीज़न भी यही होता है। ठीक है, अब अगर तुम लोग को याद हो, मतलब ये हाईली फ्लेमेबल गैस है। अगर कोई यहाँ पे मार्वल फैन है, कितने लोग हैं मार्वल फैन, आयरन मैन के फैंस? ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कोई नहीं है, चलो श्वेता है फैन। ठीक है, तो हम तुम लोग को एक इंसिडेंट देते हैं। आयरन मैन 1 में जब RDJ को, मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर को जब किडनैप कर लिया गया था बाय अ ग्रुप ऑफ टेररिस्ट, तो उसको बोला गया था कि एक सूट बनाओ, मतलब जेरिको मिसाइल बनाओ, तो उसने अपने लिए एक सूट बना लिया था, और उस सूट बनाते समय उसने मांगा था इसी गैस को, एसिटाइलिन, और उसका जो Mark 1 सूट था उसमें से जो आग निकलता था, उसके हाथ में से आग निकलता था, वो एसिटाइलिन का इंस्टेंटेनियस कंबशन की वजह से निकलता था। ये था इसका रीज़न। बहुत अच्छा मूवी था आयरन मैन 1, फुल्ली साइंटिफिक। उसके बाद आयरन मैन की कुछ ऐसा मूवी भी नहीं निकली, सब बेकार बेकार। आगे बढ़ो। 138 से 139 दो क्वेश्चन है। 138 ठीक है, 139 को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये और है, किसी एक से भी हो जाए तो काम चल जाएगा अपना। ठीक है, एक मिनट, 139 में कुछ बताना था, एक बार चेक कर लूँ।
नहीं पता, ठीक है। हाँ, एक चीज़ तुम लोग को बता देना था कि यहाँ पे NH4NO3 है, ये वाला रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन पे एक बार गौर करो। जैसे NH4NO3 जो रिएक्शन है, ये जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है NaNO3 और NH4OH, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ये बनाता है। अब यहाँ पे अमोनिया तो रिलीज हुआ नहीं, लेकिन क्या होता है कि जो NH4OH होता है ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लेता है हल्के से टेम्परेचर के साथ। मतलब यहाँ पे जो डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है ना पूरा, उसमें थोड़ा सा तो एनर्जी निकलेगा, उस डिसोल्यूशन प्रोसेस में तुरंत एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेता है NH3 + H2। तो यहाँ से हम लोग को NH3 मिल जाता है, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1। और एक और चीज़ बताना था कि अगर कोई क्वेश्चन अगर इसमें डायरेक्टली तुमको ये रिएक्शन दे दे कि NH4NO3 + NaNO3 + NH3 + H2, तो भी ये सही है। हालांकि असलियत में वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है, ये ध्यान में रखने वाली बात, ठीक है। अब आते हैं 138 नंबर क्वेश्चन में, which of the set of acid salts and can react with this, ठीक है। तो ये देखो, पहली बात ये एसिडिक सॉल्ट है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रहा है NaOH के साथ हो रहा है और H3PO4 H3PO2 ये सब एसिड्स के साथ हो रहा है, ठीक है। अब जो वो वाला क्वेश्चन एक बार याद करो कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस 2 सॉल्ट, ठीक है। तो इसका बेसिसिटी कितना है 3, तो ये 3 तरह के सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, तो H3PO3 इसका आंसर हुआ। ये बस उस क्वेश्चन का लिंक है, इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये एक एसिडिक सॉल्ट बना रहा है, अगर इसको हम लोग बेस से रिएक्ट करें, मतलब अगर हम लोग इसको NaOH से रिएक्ट करें तो ये किस केस में रिएक्ट कर जाएगा। तो हम लोग को बस ये देखना है कि किस केस में इसका एसिडिक हाइड्रोजन बचा है। जैसे एक एग्जांपल ले लो NaH2PO3, ठीक है। NaH2PO3, ठीक है, स्ट्रक्चर सही है। तो इस केस में देखो, यहाँ पे एक OH बॉन्ड है, ठीक है। OH बॉन्ड क्या होता है, एसिडिक भी कहते हैं, एक्टिव इन नेचर होता है। तो मतलब कि ये एक एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। जब कभी भी हम लोग इसमें NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये अपना एक दूसरा टाइप का सॉल्ट बनाएगा। यहाँ पे ONA जैसा यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह ONA यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमको लगता है ऑप्शन नंबर C है। इसमें तीनों का स्ट्रक्चर बनाना, उसमें देखना एक एक OH बॉन्ड हर किसी में प्रेजेंट होगा, और बाकी जो दोनों ऑप्शन है उसमें किसी एक में OH बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो एसिड की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, ठीक है। डाउट क्लियर हुआ? सर थर्ड का थर्ड वाला रिएक्ट करेगा? मतलब ये वाला हाँ, चेक कर लेते हैं। PO ONA OH, हाँ करेगा। 140 से 142। uh, 141। होल्ड पे रखो। सुपर फॉस्फेट फिर से आ गया, थोड़ा सा बताया था ना, कुछ अंतर चल रहा है, आप देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो वही हम जो बता दिए, CaH2PO4.2H2O 140 प्लस CaSO4.2H2, यही होता है सुपर फॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट, शायद सही गिवन। तो इसको हम लोग एक बार देख लें। आप बताओ 142, तो 140 ठीक है 140। रेड एंड वाइट फॉस्फोरस विल डिफर बट नॉट इन, मतलब किस में ये डिफर नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ रिएक्शन विद HNO3, इसका आंसर है 140 का डी, ये इसका आंसर है। मतलब तुम रेड फॉस्फोरस को रिएक्ट कराओ या वाइट फॉस्फोरस को रिएक्ट कराओ, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत है प्रिसाइज, ये कोई जो भी पूछा बता दो। P4 + HNO3, ये क्या बनाता था,
क्या बना था अभी भूल गया, कोई याद दिलाओ। फॉस्फोरिक एसिड H2O और NO2। हाँ, किसी भी नॉन मेटल को जब HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसका एक एसिड बनता है और NO2 गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो ये रेड फॉस्फोरस, देखो उस टाइम हम लोग इसमें कोई कंडीशन ही नहीं पड़े थे कि ये रेड फॉस्फोरस होना चाहिए या वाइट फॉस्फोरस होना चाहिए, दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो बन ही जाएगा। हालांकि वाइट फॉस्फोरस लेंगे तो जल्दी मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से बनेगा, लेकिन रेड में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो रेड वाला पार्ट पहले वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर रिएक्शन कर देगा। क्योंकि अब बाकी का ऑप्शन देखो, किस चीज़ में ये डेफर नहीं करेगा। स्मेल में डेफर कर ही सकता है। स्मेल दोनों का अलग होता है क्या, ऐसा कोई फैक्ट मेंशन है एनसीईआरटी में? मेरे ख्याल से सी होना चाहिए क्योंकि वही मेंशन किया है। एग्जिबिटिंग फॉस्फोरेसेंस, दोनों फॉस्फोरेसेंस करता है। एक फॉस्फोरेंस करता है और एक केम्युलेसेंस शायद करता है, तो इसको तो हमको चेक करना पड़ेगा। 140 को तब सर वाइट वाला केमिलुमिनेसेंस एग्जिबिट करता है। हाँ, तो तब तो सी ऑप्शन ही ना होगा। इसको एक बार चेक। सर लिखा हुआ है रेड फॉस्फोरस में डज नॉट ग्लो इन डार्क, बस। हाँ, तो वही उसका मतलब हुआ, ठीक है। हम इसको एक बार फिर से देख लेंगे, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसका आंसर मेरे ख्याल से अभी के लिए डी ही मानो, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। 141 अगेन फोल्ड वाला क्वेश्चन। 142 में किसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये इसका यूज ही है कि दिस इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल, ये इसका आंसर ही है, इसमें कुछ कर नहीं सकते, जस्ट अ यूज ऑफ नथिंग एल्स। इसको मतलब ऐसे हम ऐसे याद किए थे कि जैसे एक रॉकेट है, ठीक है, एक रॉकेट है और उसका जो प्रोपेलेंट वाला हिस्सा होता है उसमें N2O को यूज़ किया जाता है। गलती से अगर कोई बंदा वहाँ पे फंस गया, बेचारा हंसते हंसते मर जाएगा। हम ऐसे ही याद कर लिया था इसको। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट अबाउट N2O4। नहीं, इसमें किसी को डाउट है क्या 143 से लेके 145? हालांकि हम लोग सभी डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी मोर प्रिसिजन ऑन दैट। बोलो 143 से 146, किसी को कोई डाउट नहीं? 146। 6 इसके बाद 143 में किसी को डाउट नहीं है, तो ये तो ठीक सवाल है, क्योंकि जो जनरली लोगों को याद होता है कि ये इक्विलिब्रियम में 2NO2 में ब्रेक कर जाता है। उसका आंसर तो N2O4 इज पैरामैग्नेटिक। 143 का N2O4 N2O4 हाँ पैरामैग्नेटिक, इसका आंसर बी ही। एक मिनट, 143 का इसका आंसर क्या दिया हुआ है? हेलो, कोई सुन सकता है? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। हाँ सर। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो N2O4 है ना, वो 2NO2 में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करता है। जो NO2 होता है, NO2 का अगर तुम लोग इसका MOT नहीं ना लिख सकते, NO का लिख सकते हैं, NO2 का नहीं लिख सकते, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसके वजह से ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है।
जब ये पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है और जब इसका टेम्परेचर को हम लोग कम करेंगे, NO2 का टेम्परेचर को कम करेंगे, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक जो दूसरा NO2 का मॉलिक्यूल होगा जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे और N2O4 में कन्वर्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से N2O4 पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। ठीक है, इसको चेक करने के लिए पैरामैग्नेटिज्म को एक सिंपल सा रूल होता है, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है तो वो जो मॉलिक्यूल है जनरली वो डायमैग्नेटिक होता है, और अगर ऑड है तो जनरली वो पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, ये एक मतलब कैसे समझाएं, एक ऐसा रूल है जिसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आ सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले चेक करना कि क्या हम उसको MOT से चेक कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हो तो MOT पहले लगाना, स्ट्रक्चर फिर लगाना, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा अजीब सा कंपाउंड जाए तो इससे काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लास्ट रिजॉर्ट इसको रखना। इसमें तो जैसे यहाँ पे हम लोग के पास एक एक्सप्लेनेशन था, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जब हम लोग NO2 क्योंकि रेडिश ब्राउन होता है, तो कौन सा ऐसा गैस है जिसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं तो कलर अपना लूज कर देता है, तो NO2 इज दैट गैस। वो N2O4 गैस रिलीज N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है जो कलरलेस होता है इन नेचर। ओके, ये था। अब इसके सेल्फ आयनाइजेशन का बात, तो डेफिनेटली सेल्फ आयनाइजेशन ये NO+ और NO3- में ही करता है। ठीक है, और अगर इसमें एसिडिक पार्ट पूछा जाए और बेसिक पार्ट पूछा जाए तो इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं। ओके, कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या कि ये एसिड क्यों है और ये बेस क्यों है? कोई भी? लोन पेयर रहता है इसी। इसमें लोन पेयर तो यहाँ पे हमको NO+ में भी दिख रहा है, ये प्लस चार्ज तो यहाँ ऑक्सीजन के पास होगा, तो इसके पास भी एक लोन पेयर है, तो मतलब दो लोन पेयर, और NO3- में भी लोन पेयर दिख ही रहा है। NO3- में चलो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं बचा, लेकिन ऑक्सीजन के पास है, और NO3- इज अ बेस। चलो इसको फाइंड करना। ठीक है, इसको फाइंड करना, इसका रिएक्शन दोनों का वाटर से कराना, तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ो। 144 से 146, अच्छा 146 में इसका डाउट था, 144 एक बार देख लेते हैं। कंपाउंड यूजिंग सेफ्टी मैचेस, इसका आंसर क्या है ये तो हमको भी याद नहीं आ रहा। 144 का आंसर क्या है? E4S3। ये हमको नहीं पता है। ये कहीं मेंशन है क्या? कोई पूछा नहीं तो इसलिए प्लीज हमको ही एक्सप्लेन कर दो, हम नोट कर लेते कि हमको नहीं आता। अतुल सर लिखाए थे। अच्छा, हम ही लिखवाए थे? अतुल सर लिखवाए थे। पहले लिखवाए थे। अतुल सर। अतुल सर लिखवाए थे, चलो ठीक है। सेफ्टी मैच कौन से चैप्टर में लिखवाया था वैसे? केमिकल बॉन्डिंग में। चलो ये हमको नहीं आता था। तब इसके बाद हम लोग 146 पे आते हैं, तो अच्छा पहले ये दिया क्या हुआ है वो बता दो। मतलब 3 पार्ट्स HCl और 1 पार्ट HNO, एक्वा रीजन। हाँ, तो ये देखो ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोसिल क्लोराइड में। ये भी एक रिएक्शन ही है कि HCl, मतलब अगर हम लोग एक्वा रीजिया को कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, मतलब थोड़े टाइम के लिए, तो वो NOCl में कन्वर्ट हो जाता है, और यही NOCl की वजह से जब हम लोग इसमें AU या PT वगैरह डालते हैं तो इससे Cl नेसेंट क्लोरीन रिलीज होता है, जो रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई डाउट नहीं? देखिए कुछ हमको बताना है। 147, 148। अखिल मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर। 147 तो आसान है, 148 भी तुम लोग को बता दिए थे। 149 द सब्सटेंस फास्ट ड्राइंग एजेंट।
ड्राइंग एजेंट अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भी होता है, जनरली यूज़ नहीं करते, P2O5 अपना आंसर। और उसके बाद फिर 150 में तुम लोग को बताया हुआ है, तुम लोग को ये आंसर पता ही होगा, अभी तुम ही लोग शायद बताते हैं। अच्छा हाँ 150 ये रिएक्शन तुम लोग को बताया नहीं थे, पता है ना, NCERT में दिया। इस रिएक्शन के बाद पूरे मीडियम का कलर ब्लू हो जाता है। N2O5 D N2O5 इज द आंसर। N2O3 का प्रिपरेशन प्लीज तब कोई देख लेना, और N2O3 का सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है ना, उसको भी देख लेना, ठीक है। हालांकि आंसर तुम चाहे सिमेट्रिकल मारो या अनसिमेट्रिकल मानो, दोनों से सेम आता है, लोन पेयर कैलकुलेशन वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, यूज़ कर सकते हैं ना। तो N2O5 जैसे N2O3 का हम ही बताते हैं। एक ये स्ट्रक्चर हो गया N2O3, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया, और अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अगर देखें तो कुछ ऐसा कुछ आएगा शायद, याद नहीं आ रहा हमको। अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एक बार देख लो, याद है किसी को तो एनोटेशन ऑन करके बना दो, मतलब सर ऑन ही। सिस ट्रांस करके बनता है इसका, मतलब लोन पेयर एक सेम साइड में रहेगा। नहीं लोन पेयर नहीं रहता, नहीं वो नहीं रहता, डबल। याद करने दो अब हमको तो। कोई बनाने का कोशिश कर रहा है, बनाने दो उसको। ऐसा होता है क्या? हाँ N2O3 ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को याद रख लेना, ये सिमेट्रिकल ये अनसिमेट्रिकल, ओके। इसको मिटा देते हैं। N2O3 का कलर किसी को याद है क्या? चेक करना, देखो NCERT का एक टेबल गया है डी ब्लॉक का, उसमें नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स के बारे में गिवन है, NO2, N2O, N2O3, N2O5 और शायद NO के बारे में भी गिवन है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड सबका प्रिपरेशन इसके इस कॉलम में यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे, ठीक है, और उसका कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे गिवन है, तो उसको डेफिनेटली आज जाके याद करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मतलब हम उस NCERT का कटिंग रखेंगे और एक और बार सब कुछ डिस्कस करेंगे, और कभी किसी का भी माइक अनम्यूट करा के पूछ लेंगे, तो इसलिए आज ये काम कर लेना। सर ये रिएक्शन में ब्लू क्यों हो जाता है? N2O5 ब्लू होता है, इसी टेबल में गिवन है ये चीज। सर उसमें तो लिखा हुआ है कलरलेस सॉलिड। N2O5 कलरलेस होता है और N2O3 ब्लू होता है। एक मिनट, शायद N2O5 भी माइक अनम्यूट कर लो। N2O5 कलरलेस होता है सर। कोई N2O3 ब्लू होता है, तो इसमें डेफिनेट सॉरी ब्लू कलर नहीं होगा, वाइट ही रहेगा। N2O3 जहाँ प्रोड्यूस होता है वहाँ पे ये ब्लू हो जाता है, ठीक है, मेरा मिस्टेक था यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 150 से लेके 150 तो हो गया, 151 से लेके 154 151 और 154 और कोई नहीं, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 151 एक मतलब
टाइप का कहो तो रिएक्शन है जिसको याद ही करना होगा। जब भी हम लोग बेरियम नाइट्राइड को BaNO2 और ट्वाइस को जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है BaSO4 प्लस HNO2। देखने से भी लग रहा है कि यही प्रोड्यूस करना चाहिए। सॉल्ट मतलब बस एक्सचेंज है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का एक रिएक्शन होता है। ठीक है, छोड़ने में भी तो समय लगता है लेने को। माइक म्यूट कर लो जो भी बोल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, इसको भी नोट करो। ये तुम लोगों को पता था क्या? फॉलोइंग इज, अच्छा ये तो पता ही होगा। चलो ठीक है, हम इसका एक न्यूमोनिक बता देते हैं। ठीक है, आसान हो जाएगा, सारा एक ही साथ क्लब कर। फॉलोइंग आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल ऑक्साइड। तो जितने सारे न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं ना, उसको याद करने का एक तरीका होता है, नो को नाश हुआ। ठीक है, अब जैसे 9/11 ये वाला डेट है, तो जो 9th डेट होता है ना, ये थोड़ा अनलकी डेट माना जाता है, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारा बुरा बुरा दिन जो होता है ना, वो 9th मतलब 9th डे को ही हुआ है ऑफ द मंथ। ठीक है, तो उसी पे ये एक न्यूमोनिक है, नो या नौ भी बोल सकते हो। ठीक है, नो लेकिन बोलते हैं, नो को नाश हुआ। ठीक है, तो ये सारे जो ऑक्साइड्स होते हैं सिर्फ यही न्यूट्रल होते हैं, तो इसके अलावा जो भी आंसर ऑप्शन में गिवन है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना, हेल्पफुल न्यूमोनिक। अब इसी बात आता है 154 substances burn more readily in N2O than in air because N2O dissociates to give O2 and supports combustion। देखो N2O मतलब अब ऐसा कहते हैं कि वो ऑक्सीजन डिसोसिएट करके दे देता है, जिसकी वजह से अब देखो ऑक्सीजन इज अ सपोर्टिंग गैस फॉर कंबशन। अगर एक मोमबत्ती को जलाओ और उसको बंद कर दो, ठीक है, तो ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाएगा और उसके बाद फिर ये मोमबत्ती बुझ जाएगा। तो बस यही एक रीज़न है, कुछ इसका कोई खास रीज़न और सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है कि द एक्टिवेशन एनर्जी इज इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सब बकवास रीज़न है। एक ही रीज़न है कि N2O थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन दे देता है। अब ऑक्सीजन के अलावा क्या देता है, तो शायद N2 देता होगा। ये तो हम चेक कर लेते हैं, इसके बारे में कुछ लिखने को नहीं, ये वाला प्योरली फैक्चुअल है। ठीक है, इसको याद रखो। आगे बढ़ो। uh, 155 से 159। So 156. उसके बाद और किसी को कोई डाउट 158 सर। इसके अलावा नहीं? ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर भी सब देख लेते हैं, क्योंकि अब लास्ट की तरफ आ गया और सब कोई कुछ किया नहीं होगा। NH4Cl solid is heated in test tube, vapors are brought in contact with red glisterin। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मेरा एक्चुअली बहुत मतलब नया सा क्वेश्चन हमको लगा। ये क्वेश्चन हमको आता नहीं था, लेकिन इसका एक ही आंसर हो सकता है इस केस के लिए, क्योंकि हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जब हम लोग NH4Cl को हीट करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेगा NH3 और HCl के बीच में। ठीक है, पहले दिन डे 1 लेक्चर 1 को याद करो, हम बोले थे कि ये हीट करेंगे तो शायद कुछ ना बने। तो हाँ, ये हीट करते हैं या बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो कुछ नहीं बनाता, लेकिन हल्का हीट देते हैं तो ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेता है। ठीक है, अब क्या होगा अगर इस कंटेनर को खोल दिया जाए। डे 2 लेक्चर को याद करो, HCl इज अ गैस, पहले रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा।
सर ठीक है, आपका और आवाज उसके नहीं आ रहा बाद था। थोड़ी देर के बाद वापस HCl जाएगा, HCl जाएगा और उसके बाद उसको वापस ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। ठीक है, सर आपका आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा, हर किसी को नहीं आ रहा है? एक और कोई अनम्यूट करो। यस सर, नहीं आ यस रहा था। सर, नहीं आ रहा था। ठीक, अभी आ रहा है? हाँ सर, अभी आ हाँ रहा है। सर। ठीक है, कहाँ से सुनाई नहीं दिया? तो शुरू 155 सुने से ही थे? बता दीजिए। अभी भी आवाज आ रहा है अखिल? आ रहा है सर, लेकिन बीच बीच में कट रहा है। एक्चुअली कल बारिश हुआ है ना, तो थोड़ा सा नेट ब्रॉडबैंड BSNL का थोड़ा दिक्कत कर रहा है। अच्छा, अगर आवाज़ नहीं आएगा तो बताना। अब हम लोग ऐसे भी एंड की तरफ आ गए, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही बचे। ठीक है, तो यहाँ देखो 155 में फिर से रिपीट कर दे रहा है। 155 में मैंने ये बोला कि हम लोगों को इसका आंसर, मतलब मुझे भी एज सच नहीं पता था, लेकिन क्या हो सकता है कि NH4Cl NH3 और HCl में इक्विलिब्रियम में इस्टेब्लिश हो जाता है। पहले दिन के लेक्चर में मैंने तुम लोग को ये बताया था कि जो NH4Cl होता है, अगर इसको हम लोग बहुत ज़्यादा हीट करें तो कुछ ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं, लेकिन अगर इसको हम लोग थोड़ा कम हीट करें तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेगा और NH3 और HCl में टूट जाएगा। ठीक है, और मैंने ये फिर दूसरे दिन के लेक्चर में जब 17th ग्रुप हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने ये कहा था कि HCl इज अ गैस, बट इन इट्स लिक्विड फॉर्म इट इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे HCl गैस की तरह इवॉल्व होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो NH3 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ HCl, तो इसीलिए इसका डिफ्यूजन टेंडेंसी ज़्यादा होगा। लिटमस पेपर को अगर हम लोग कंटेनर के ऊपर ले आए तो क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले रेड लिटमस अगर हम लोग लाएंगे तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पूरा लिटमस पेपर ब्लू हो गया है, तो इसके बाद जब HCl यहाँ तक पहुँचेगा इट इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन कि एक कंटेनर में हमने HCl रखा है और एक कंटेनर में हमने NH3 रखा है, और यहाँ पे एक ट्यूब कनेक्ट कर लिया है और यहाँ से दोनों को चलने दिया, और एक पर्टिकुलर जगह पे आके वाइट फ्यूम्स आ गए NH4Cl के। अब वो यहाँ से कितना डिस्टेंस है, तो हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल के कैलकुलेट करते हैं, उसी का बस एक इनऑर्गेनिक वर्जन ये है। ठीक है, इतना सुनाई दिया अखिल? हाँ सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। A gaseous substance dissolved in water giving pale blue solution which decolorizes KMnO4 and oxidizes Ki2I2। ठीक है, blue color N2O3 सही था, N2O5 is white not colorless। आगे बढ़ते हैं 157। In the preparation of red phosphorus from white phosphorus, MnO2 is used as catalyst। The white phosphorus is treated with electric furnace, the latter iodine। हाँ ये देखो, यहाँ पे absence of air, iodine crystals are added in absence of air। तो जो inert medium है वो हम लोग absence of air के साथ भी create कर सकते हैं। ठीक है, 158 है compound A undergoes hydrolysis to produce a colorless gas with rotten fish like smell। The gas gives a vortex ring। The gas is वर्टेक्स रिंग, ये तो हम अभी जस्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं वर्टेक्स रिंग, हालांकि हम ये क्वेश्चन यहीं तक पढ़े थे। रॉटन फिश लाइक्स में PH3 दो गैस होते हैं, दो गैस को याद कर लो, H2S और PH3। H2S होता है रॉटन फिश लाइक्स में, रुको हटा देते पहले, रॉटन फिश लाइक स्मेल, और H2S होता है रॉटन एग लाइक स्मेल। सुने भी होंगे कि अंडा एग थोड़ा सल्फर कंटेन करता है, तो जब वो सड़ जाता है तो उसमें H2S का थोड़ा सा स्मेल होता है। H2S का स्मेल मतलब अंडे की तरह होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, और इसको ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में कभी भी गिवन हो कि PH3 मतलब एक रॉटन फिश लाइक स्मेल है तो PH3 मार्क कर देना,
और रोटन एग लाइक स्मेल है तो H2S मार्क होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। 160 और 161, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, 159, 160, 161, 159 is 159 मतलब किसी को डाउट? हाँ सर। 159, 160, 161 तीनों डिस्कस कर लेते हैं। 159 इज ऑन होल्ड, लीव इट फॉर नाउ। 160 देखो, काल्गोन सोडियम मेटा मेथ फॉस्फेट फाइंड्स एन एप्लीकेशन एज वॉशिंग पाउडर। काल्गोन एक वॉशिंग पाउडर की तरह भी करता है। काल्गोन कहीं और भी हम लोग पढ़े हैं, तो बता सकता है कहाँ पे? सर ये टेम्पररी हार्डनेस हटाने के लिए। हार्डनेस ऑफ वाटर में पढ़े थे। ठीक है, तो किसने आंसर किया? अलीशा। तुम्हारा ये डाउट था क्या? नो सर। तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है क्या कि ये वॉशिंग पाउडर की तरह बिहेव करता है? पता नहीं, पढ़े नहीं। अच्छा ठीक है, तो देखो वॉशिंग पाउडर ना, काल्गोन एक अमेरिकन कंपनी का ब्रांड है, हमको तो ऐसे ही आता है। काल्गोन एक अमेरिकन कंपनी है जो वॉशिंग पाउडर ही प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए हमको पता है कि काल्गोन जो होता है वो वॉशिंग पाउडर्स होता है। काल्गोन इज अ कंपाउंड, और उसी कंपाउंड के नाम पे कंपनी ने अपना नाम रख लिया और वॉशिंग पाउडर ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर को भी रिमूव करता है। ठीक है, 161 फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड PCl3 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। इसमें किसी को डाउट? 161 फिर भी हम बता देते हैं, PCl3 है, हाइड्रोलाइज कर रहा है, तो वो वाला तुम लोग को रूल एक बताया था स्टार्टिंग में कि जब कभी हम लोग वाटर एडिशन करते हैं तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को जनरली बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें से देख लेना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट H3PO3 में होता है, तो इसका मतलब B विल बी द राइट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। ठीक है, अब फिर से इसके और आगे बढ़ते हैं। 162 लास्ट क्वेश्चन, द हाई रिएक्टिविटी एंड लो वॉलेटिलिटी ऑफ व्हाइट फास्फोरस इज ड्यू टू। अब देखो ये इतना अच्छा सवाल बना है ना, वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसका ये भी आंसर हो सकता था। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। और बॉन्ड एंगल का फैक्टर हर किसी को पता होता है कि एंगल स्ट्रेन इतना ज़्यादा होता है। टेट्राहेड्रल का 109.29 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल होने के बावजूद इतना गंदा एंगल स्ट्रेन होता है कि 60 डिग्री पे लाके पटक देता है, मतलब ऑलमोस्ट 50 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। ठीक है, टोटल मॉलिक्यूल में, तो टोटल मॉलिक्यूल में 50 डिग्री एंगल स्ट्रेन है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, मतलब लो वॉलेटिलिटी रखेगा, सॉरी लो वॉलेटिलिटी रखेगा, इवापोरेट नहीं होगा। तो ये क्यों होगा? बी ऑप्शन हर किसी को पता होता है। अब सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन लगता है बहुत फील आता है, कल हम किसी से बात कर रहे थे, वो बोला सर फील बहुत आता है। तो यार देखो, अब यहाँ पे इसका एक रीज़न समझो, वैन डर वाल फोर्सेस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मॉलिकुलर वेट, सिर्फ और सिर्फ मॉलिकुलर वेट पे अगर कह सकते हैं, और साइज पे, कुछ पैरामीटर्स में साइज पे। ठीक है, तो जो वाइट फॉस्फोरस है या रेड फॉस्फोरस को कंपेयर कर लो, है तो सब P4 ही। ठीक है, P4 यूनिट सी है। अब P4 जो रेड होता है ये पॉलीमराइज डेफिनेटली कर जाता है, लेकिन जो पॉलीमराइजेशन का एक यूनिट है उसको अगर पकड़ोगे तो वो P4 ही है। तो अगर मॉलिकुलर वेट सेम है तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी सेम है। ठीक है, तो इसके लिए जो इसका आंसर होगा ये बोथ B एंड C नहीं होगा और ओनली B होगा। ठीक है, इस यहाँ तक सबको सुनाई दिया था? हाँ सर। यस सर। अखिल, हाँ सर, सुनाई दिया था। तुम लोगों को ग्रुप 16 होमवर्क नहीं था, ग्रुप 17 होमवर्क था, तो ग्रुप 17 तुम लोग किए नहीं हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप 17 को कल डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत इसमें किसी को, या कोई चाहता है कि अभी डिस्कस हो जाए? सर कल ही कीजिएगा। तो अभी हम लोग के पास थोड़ा टाइम बचा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा
रिवीजन ही कर लेते हैं, ठीक है। तो रिवीजन में फिर हम वो 129 और 140 वाला बोले थे। 129 और 140, हाँ 129 और 140 हम सर को मैसेज कर दिए कि हमको लगता है इसमें कुछ आंसर्स में दिक्कत है। ये आंसर की करेक्शन वाले बोल रहे हो ना? तो सर वो बोले थे होल्ड करेंगे ये दोनों, सुपर फॉस्फेट वाला भी था। हाँ सुपर फॉस्फेट वाले, इसमें हमको आंसर में कुछ दिक्कत लग रहा है, तो एक बार हम उसको सर को मैसेज कर दिए, तो हम लोग आज उसको वेरीफाई कर लेंगे किसी स्टैंडर्ड बुक से, और उसके बाद तुमको इसका आंसर कल बता देंगे। एक और क्वेश्चन होल्ड पे 159 या कल, नहीं तो जब ज़्यादा लोगों का ना तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। रिवीजन कहाँ से? आइसोमेरिज्म से। याद हुआ तुम लोग को आइसोमेरिज्म? अनम्यूट हो जाओ हर कोई, हाँ ना बस बोल दो। पूरा तो नहीं हुआ है सर, लेकिन थोड़ा है। हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे इसी। चलो शुरू करते हैं। इन स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स जी आई इज पॉसिबल इन, ठीक है। तो स्क्वायर का पहले हम लोग इसका थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, जब हम लोग के पास दो ही चीज़ को हम लोग डील करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो केसेस आते हैं, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होपफुली सिर्फ एक ही केस आता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ठीक है, जो स्क्वायर प्लेनर होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2, और जो टेट्राहेड्रल होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ठीक है। और जो ऑक्टाहेड्रल होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, ठीक है। तो ये तीन चीज़, ये सबसे पहला चीज़, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड गिवन हो, कोई भी कंपाउंड, तो हम लोग सबसे पहले उसको कैसे ब्रेक करेंगे? उसको हम लोग सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को M से, सपोज हम लोग के पास CuNH3 होल 4 2+ का कंपाउंड गिवन है, तो हम लोग सबसे पहले इसको MA4 ऐसे में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो लिगैंड है वो मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, या मतलब मोनोडेंटेट या बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट में नहीं पूछे, ठीक है। मोनोडेंटेट या बाइडेंटेट है, तो अगर हम लोग के पास ये लिगैंड मोनोडेंटेट है तो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉलीडेंटेट है मतलब सॉरी बाइडेंटेट है, तो हम लोग देखेंगे कि वो सिमेट्रिकल है या नहीं। सिमेट्रिकल है तो हम लोग उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो उसको हम लोग ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमेट्रिकल लिगैंड्स का एग्जांपल एंड इथाइलिन डायमीन एक एग्जांपल है, C2O4 2- एग्जांपल है, और अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल जैसे ग्लाइसिनेट NH2CH2COO-, ये उसका एक एग्जांपल है, ठीक है। हम लोग इस फॉर्म में हर चीज़ को ब्रेक कर लेंगे, और उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे किस चीज़ का? जिसका हम लोग से आइसोमेरिज्म पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर प्लेनर देखते हैं। स्क्वायर प्लेनर को याद करने का तरीका, यहाँ पे Ma2B2 Ma2BC MABCD MABAB MABBC MABCD, फिर
से बता रहे हैं Ma2B2, Ma2BC, MABCD, MABAB, MABPC, MABCD। इम्पैक्ट कहाँ से आता है? राइट टू लेफ्ट आता है और नीचे जाते हैं तो एक एक कम होता जाता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट था हमारा। इसमें हम लोग ने सब चीज़ को कवर किया हुआ है, मोनोडेंटेट लिगैंड्स के साथ साथ बाइडेंटेट लिगैंड्स को भी। और इसका फ़ोन नंबर क्या होता है? ये है 223-222 223-222। एक तरीके से मान सकते हो कि STD कोड है 223-222, ठीक है। तो ये हो गया 223-222। ऐसे भी याद करना है तो कर लो। ये स्क्वायर प्लेनर के लिए। आगे बढ़ते हैं टेट्राहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल के लिए ये पेज नहीं, ये पेज देखेंगे तो स्क्वायर प्लेनर के आखिरी चार कौन से थे? देखो, स्क्वायर प्लेनर के आखिरी चार थे MABCD, MABAB, MABBC, MABCD, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल के भी जो आखिरी चार हैं, मतलब टेट्राहेड्रल में जो है वो स्क्वायर प्लेनर के आखिरी चार वाले हैं, MABCD, MABAB, MABBC, MABCD, ठीक है। अब जो टेट्राहेड्रल है वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, और जो स्क्वायर प्लेनर है वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। प्लस पॉइंट, दो चीज़ें कम याद रखनी होगी। तो जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स है सिर्फ उसके लिए हमें उसका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसको याद करने का तरीका सबसे सिंपल 2-2-2-2, ठीक है। 2-2-2-2 और स्क्वायर प्लेनर का क्या था? 2-2-3-2-2-2। इतना याद हो गया। इसके आगे हम लोग कुछ इसमें याद करने का जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इसमें 2-2-2-2 ही होता है और इसमें भी 2-2-3-2-2-2 ही होता है, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, तो इसमें से जो सिस और ट्रांस बनेगा ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहाँ से जो भी एक सिस दो ट्रांस जो भी बनेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। अब हम लोग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के लिए। और ऑक्टाहेड्रल में सबसे पहले हम लोग डील करेंगे मोनोडेंटेट लिगैंड्स, ठीक है। मोनोडेंटेट लिगैंड्स के केस में सबसे पहले हमको ये चीज़ याद आना चाहिए कि इस टेबल में 11 एलिमेंट्स, मतलब 11 कंपोनेंट्स गिवन है, ठीक है। 11 कंपोनेंट्स गिवन है। 11 कंपोनेंट्स गिवन है तो हम यहाँ पे लिखना अब स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले? MA6, MA5B, MA4B2, MA4BC, MA3B3, MA3B2C, MA3BCD, MA2B2C2, उसके बाद MA2B2CD, MA2BCDE, MABCDE, ठीक है। F, ठीक है। अब इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। सेटिस्फैक्शन मिल गया कि हम लोग अभी तक सही टेबल लिख रहे हैं, ठीक है। सही टेबल लिख रहे हैं तो इसके बाद इसका नंबर, इसका फ़ोन नंबर क्या था? 002223456915, 002223456915, ठीक है। 002223456915। अब इसमें अगर इसमें सिर्फ जो सिस होता है, एक एक सिस ही होता है, ठीक है। अब जैसे तुम लोग को एक नंबर दिखेगा 69, तुम लोग मतलब सभी का फेवरेट नंबर 69, तो उसके आगे हम लोग लिखेंगे 26, ठीक है। 26 लिखेंगे। 69 देखा, इसके आगे तुरंत ही हम लोग लिख दिए 26 सिस, ठीक है। 2 सिस यहाँ पे बन रहा है और 6 सिस यहाँ पे बन रहा है, मतलब यहाँ पे 4 ट्रांस बनेगा और यहाँ पे 3 ट्रांस बनेगा। इसमें जो सिस है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब कोऑर्डिनेट मतलब GI = 4 से ही जो सिस है वो ऑप्टिकली एक्टिव होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। इसमें क्या क्या चीज़ याद रखना है फिर से बता रहे हैं। 11 कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जहाँ से 4 हो रहा है, मतलब फ़ोन नंबर हमारा जहाँ पे 4 आ रहा है 00222344 4 आया, तुमको सतर्क हो जाना है। यहाँ से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा सिस में।
ठीक है। उसके बाद तुमको अपना फेवरेट नंबर खोजना है 69। 69 जैसे ही देखिए उसके आगे 26 लिखना और सिस लिख देना, ठीक है। ट्रांस को कंप्लीट करना है, ये सिस ऑप्टिकली एक्टिव है तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स में 2 × 2 4 सिस और यहाँ से 6 × 2 12, ठीक है। और ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो +4 और यहाँ पे भी +3, ठीक है। इतना यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अखिल? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसके बाद हम लोग का वो टेबल कंप्लीट हुआ। अब ये टेबल इस टेबल पे आते हैं जहाँ पे हम लोग को डील करना है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के साथ सिमेट्रिकल लिगैंड्स। सिमेट्रिकल लिगैंड्स फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितने कंपाउंड्स होते हैं? सबसे पहला पॉइंट 8 कंपाउंड्स हैं तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं MAA3 AA3। अब इसके बाद हम लोग को कम करना होगा इसको MAA2 B2, 2 वैलेंसीज फ्री हुई तो इसलिए हम लोग यहाँ पे B2 इंट्रोड्यूस किया, फिर यहाँ पे MAA2 BC चेंज किया MAA, यहाँ से अब AA को कम किया क्योंकि इसके आगे अब BC के आगे तो कुछ कर नहीं सकते तो यहाँ पे 4 वैलेंसीज फ्री हुई तो B4 लिखा। B4 लिखने के बाद फिर हमने लिखा MAA B3C। B3C के बाद हमें हमारे पास अभी दिख रहा है कि हम बहुत और चेंजेस कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा B2C2। B2C2 के बाद लिखा B2CD। B2CD के बाद लिखा BCDE, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ इन सब में हमने लिखा MAA, ठीक है। और इतना होने के बाद ही हम रुक गए क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ से AA को भी हटा देंगे तो हमारा जो केस था बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगैंड्स का वो खत्म हो जाएगा और हम लोग पहुँच जाएंगे MA2 BCDE पे, ठीक है। जो केस हम लोग मोनोडेंटेड लिगैंड से पहले ही डील कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग इस टेबल पे भरोसा रखेंगे और सबसे पहले अब यहाँ काउंटिंग करेंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंपाउंड सेटिस्फैक्शन मिल गया कि हमने सही लिखा है। एक बार फिर से काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपाउंड्स सेटिस्फैक्शन मिल गया। अब इसका फ़ोन नंबर 02202346, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, मुंबई का जो STD मुंबई का जैसे बोरीवली का जो कोड होता है फ़ोन नंबर के लिए वो होता है 022, ठीक है। जो उसके बाद जैसे लोखंड वाला पे जैसे जाएंगे तो वहाँ पे जो कोड आएगा वो आएगा होगा 023, ठीक है। और 46 कुछ नहीं है, 46 हम लोग याद कर सकते हैं। तो बोरीवली और लोखंड वाला का कोड हम लोग याद ये भी कर सकते हैं 022 023 46, ठीक है। आसान हो गया और ज़्यादा। कल कोई बोल रहा था कि वो ट्रिक बता दो कि इसको कैसे याद करना है, तो इसको हम लोग ऐसे ही याद किए थे, हमको याद आया था 022 023 46, इसको 3 हिस्से में याद किए थे। ऐसे ही याद किए थे कि लोखंड वाला का कोड ये है, पवई का कोड ये है, ऐसे ही कर करके 022 023 46, ठीक है। अब इसके बाद सिस और ट्रांस, अगर इसमें सिस होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। अब सिस कहाँ होगा? जैसे यहाँ पे 0 का केस है, 0 का केस है तो यहाँ पे सिस और ट्रांस तो हो ही नहीं सकते, ओके। अब यहाँ पे जैसे 2 का केस है तो यहाँ पे आया 1 सिस 1 ट्रांस, यहाँ पे भी 2 का केस है तो यहाँ आया 1 सिस 1 ट्रांस। अब फिर से यहाँ पे 0 केस है तो यहाँ पे आया 0 सिस 0 ट्रांस, कुछ कह ही नहीं सकते, कोई कंपाउंड ही नहीं है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब एक बुरा दोस्त होता है, ठीक है, तो खुद तो बर्बाद होता ही है, साथ वाले को भी ले डूबता है, ठीक है। साथ वाले को ही ले डूबता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि यहाँ पे भी कोई सिस और कोई ट्रांस नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे होगा 1 सिस 2 ट्रांस। उसके बाद यहाँ पे है 4 तो यहाँ पे होगा 2 सिस 2 ट्रांस, ठीक है। और 6 के केस के लिए हम लोग सिस ट्रांस को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे देखो सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हैं, तो इसलिए हम लोग सिस ट्रांस डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमारे पास ये कंपाउंड आया था MABCDEF, तो इसमें भी 30 स्टीरियो आइसोमर्स थे लेकिन इसमें सिस और ट्रांस डिफाइंड नहीं था क्योंकि सारे के सारे कंपाउंड अलग अलग हैं। ये सब केस में हम लोग EZ नोमेनक्लेचर यूज़ कर सकते हैं लेकिन सिस ट्रांस यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सिस ट्रांस के लिए एटलीस्ट
दो ग्रुप को सेम होना ही होगा, ठीक है, जो कि है नहीं, ठीक है। अब आगे वापस हम लोग इस पे वापस आते हैं। अब यहाँ पे ये याद करना है कि यहाँ पे 2 सिस कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, वहाँ पे हमारा फेवरेट नंबर था 69, यहाँ पे हमारा फेवरेट नंबर है 46, ठीक है। 46 के आगे तुरंत जाओ, 2 सिस लिखो और यहाँ पे 1 सिस लिखो, सॉरी यहाँ पे नो सिस ट्रांस डिफाइंड। या फिर ऐसे याद रखो कि जो भी सिस है ये 1 सिस है, सिर्फ आखिरी वाला 4 के पास 2 सिस है। कुछ भी कर लो लेकिन याद कर लो, ठीक है। हम ऐसे याद रखेंगे 69, 46, 46 के बाद यहाँ पे 2 सिस है और यहाँ पे 0 सिस है, और यहाँ पे 69 के बाद 2 सिस है और यहाँ पे 6 सिस है, ठीक है। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, ओके। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स वगैरह हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? श्वेता, नहीं सर। अलीशा, आदित्य, राज है या गया? अखिल, हाँ सर, डाउट नहीं है डाउट। उमा, कोई डाउट नहीं है सर। ज्योति, नो सर। ठीक है। तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक केस बचता है, वो है ये क्या नाम है, बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डील करते हैं। अच्छा पेन इसी को यूज कर लेते हैं। यहाँ देखो, इसमें भी अपने पास कितने केस होंगे? 8 केसेस होंगे, 8 कंपाउंड्स। तो यहाँ पे भी हम लोग उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वही सेम केसेस, MAP होल थ्राइस, Ma2B2, मतलब वो जो AB लिखेंगे, ठीक है। तो बस अपना आंसर सेम आते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो कि इसमें कैसे नंबर को याद करना है। 256 034, साथ है 12, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ 1 नहीं हुआ, 7 है 12, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। 256 034 7 ऐसे याद किए थे, यहाँ लिखा हुआ है 256 034 7 है 12, या फिर 256 मतलब ऐसे ही याद किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे सिस और ट्रांस का कहानी, इस केस में तुम लोग थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो। सिस और ट्रांस बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ही अगर आते हैं तो अपना काम बन जाएगा। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? तो ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांस है ये भी सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, बहुत सारे ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। मतलब तुमको नहीं होगा, अगर तुम इस टेबल को बाय हार्ट याद कर लोगे तो तुमसे आइसोमेरिज्म में कोई ऐसा सवाल नहीं है जो नहीं हिलेगा। बस एक केस एक्स्ट्रा याद रख लेना, ACAC का, सॉरी ACAC नहीं, क्या नाम था उस हेक्साडेंटेड लिगैंड का? याद है किसी को हेक्साडेंटेड? EDTA। हाँ, EDTA 4-, इसको बस एक केस होता है। इसका जो भी अगर कोई केस दिखे ना अलग से भी, तो उसको एक बार देख लेना। वैसे इसमें कोई आइसोमेरिज्म का केस एज सच नहीं बनता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ दिख जाए बाय चांस तो उसको याद कर लेना, क्योंकि आइसोमेरिज्म यही वाला इतना खतरनाक होता है कि बाकी जगह वो लोग दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ GI तो हमने याद कर लिया, 256 034 7 है 12। अब यहाँ पे जो सिस है, सिस को एटलीस्ट याद रखो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास सिस याद हो गया तो ट्रांस अपने आप याद हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखो, अगर सिस बन रहा है तो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ठीक है। तो सिस को याद करने का तरीका 112 0024, हम ऐसे याद किए थे, यहाँ लिखा भी हुआ है 112 0024। तो 3 बार बोल लो 112 0024, 112 0024, याद हो जाएगा, ठीक है। अब सिस तुम्हारे पास बन गया तो सबको सर्किल कर लेना, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और इसी हिसाब से ट्रांस को टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर करके लिख लेना। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो तुम्हारे पास क्या बनता है? टोटल नंबर ऑफ ट्रांस कितने, मतलब ट्रांस ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांस कितने, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे
जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना 113 0001, तो ये चीज़ है, इसको याद करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो नहीं करना। थोड़ा सा भी अगर समय है, क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है, थोड़ा सा याद कर ले, ठीक है। बस यहाँ तक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इतना ही है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो सब कोई अनम्यूट हो जाओ। तो किसी को कोई कुछ बात शेयर करना है तो कर सकता है। मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म काउंट करने वाले बता दिए, तो अगर पूरे के जैसे ये तो कोऑर्डिनेशन का हुआ, अगर पूरे केमिस्ट्री में ऐसे कोई ट्रिक वगैरह होगा तो वो भी बता ही दीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे केसेस बन जाते हैं ना, वहाँ पे तो फिर स्यूडो कायरल सेंटर, ऑप्टिकल यूनिट्स, बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। और देखो एक बात याद रखो, आइसोमेरिज्म से ना हमको भी थोड़ा सा दिक्कत होता था। अभी हम रिसेंटली ना इधर काम कर रहे थे, डाउटनेट सुना है? तो 4 ही लोग बचे क्या? 1 2 3 4, अलीशा, ज्योति, श्वेता और अखिल, और कोई नहीं। चले गए। ठीक है, तो हम जब डाउटनेट में अभी काम कर रहे थे ना, तो वहाँ पे मेरा एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, वो आइसोमेरिज्म से ही था, ऑर्गेनिक वाला साइड का। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब पेनफुल चीज़ होता है, ठीक है। तो देखो अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक का, तो उसमें हो सकता है आइसोमर्स निकालने बोले, लेकिन बेसिक फार्मूलाज 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n minus 1/2 ऑड इवन वाला केस, वो सब हल्का फुल्का याद रखना, तो वो काम चल जाएगा। वो लिखवाए होंगे सर, थोड़ा सा बना के भी देखना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इस साल। एक्सपेक्ट करो केमिस्ट्री थोड़ा इजी आएगा, हर सब्जेक्ट थोड़ा इजी आएगा, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना हो तो बताओ, वरना मीटिंग एंड करते हैं। कल से अगर हम टाइम मीटिंग का थोड़ा जल्दी रख ले, मतलब हम सोच रहे हैं 8 बजे से रख ले, या 9 बजे से 12 बजे तक, या 8 बजे से 11 बजे तक, तो हम लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। क्या बोलते हो? 9 बजे के बाद ही रखिएगा। ठीक है, 9 से 12 से रख सकते हैं। हाँ 9 से 12 ठीक है। ठीक है, हम लोग कल 9 से 12, कल 9 बजे से मिलते हैं। तो हम लोग का 2 काम होगा कल। हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट्स आएंगे, हो सकता है। श्वेता म्यूट कर लो। कल हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट्स आएंगे, तो वो लोग मेटलर्जी पढ़ने के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं। बेसिकली मेटलर्जी में भी हम कुछ चीज़ें तुम लोग को बता देंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। और ग्रुप 17 तो हम डिस्कस करते हैं कि ग्रुप 17 कल डिस्कस करना है या बाद में डिस्कस करना है, तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और जो 3 क्वेश्चन होल्ड पे था उसको भी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलो ठीक है, तुम हाँ बोलो। सर एक होमवर्क I2 + Cl2 H2O में रिएक्ट करेगा तो A + D बनेगा, उसके बाद तो एक होमवर्क दिए थे आप पहले वाले लेक्चर में। तो मेरे नोट्स से? हाँ सर। अच्छा, वो ग्रुप 17 वाला। सर रुको 1 मिनट, हमको निकाल ही देते हैं। एक चीज़ बस यहाँ पे गौर कर लो कि यहाँ पे जो प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स बना रहा है एक्वारीजिया के साथ, यहाँ पे देखो नेसेंट क्लोरीन, जो आज हम तुमको क्लास में बता रहे थे, जो NOCl बनता है उससे नेसेंट क्लोरीन रिलीज होता है, और यही नेसेंट क्लोरीन रिएक्ट करके आगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो क्वेश्चन नहीं, जो यूजेस ऑफ Cl2 है ना, उसके बाद फिर एक था रिएक्शन I2 + Cl2। हाँ हाँ,
हाँ वो हमको याद, वो बस हम यहाँ पे एक फैक्ट दिख गया था तो इसलिए बता दिए थे। I2 + Cl2 हमको याद है कि तुम कौन सा जो ICl3 बनता था, ICl3 को फिर वाटर में डालते तो HiO2 वगैरह बनता था। हाँ यही वाला है शायद, I2 + Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यही वाला है ना। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके कोशिश करते हैं। देखो अगर I2 और Cl2 को रिएक्ट करा दिया जाए ना तो जनरली बनता जो कंपाउंड है वो है ICl3, ठीक है। मतलब ICl भी बन सकता है, वो मतलब यहाँ पे स्टैइक्योमेट्रिक रेशियोज पर डिपेंड कर जाएगा क्या बन रहा है। लेकिन I2 Cl2 और वाटर को अगर लिया जाए तो यहाँ पे जो दो चीज़ बनता है वो होता है HiO3 और HCl, ठीक है। ये एक फैक्ट है। I2 और Cl2 के दो केसेस बेसिकली हमें ध्यान में रखने होते हैं। एक, यहाँ पे अगर सिर्फ बोला जाए I2 + Cl2 + H2 तुम्हारा आंसर होगा HiO3 + HCl, बस, ठीक है। ये केस नंबर 1 है। और दूसरा केस नंबर 2 ये, अगर I2 + Cl2 where Cl2 is excess तो यहाँ पे फॉर्म होता है ICl3, ठीक है। ICl3 फॉर्म होता है। ICl3 में जब हम लोग वाटर डालते हैं तो इंटर हैलोजन कंपाउंड है। इंटर हैलोजन कंपाउंड में जब हम लोग वाटर डालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस रहेगा, +3 -1। तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा HiO2। यहाँ पे -4 + 1 मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है आयोडीन का, तो यहाँ से ये सही है। प्लस जो दूसरा चीज़ बनेगा वो होगा HCl, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना कि I2 + Cl2 + वाटर, बस इतना आगे मैंने, तो HiO3 + HCl। और अगर I2 + Cl2 एक्सेस है तो हमारे पास बनेगा ICl3 एंड देन फर्दर ये रिएक्ट करके बनाएगा HiO2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और पार्ट में कि D + HCl gives white fume, तो चलो बताओ D क्या होगा। श्वेता तुम बताओ क्या। सर रिपीट, यहाँ पे D + HCl है जो वाइट फ्यूम्स दे रहा है, तो ये D क्या है। H3 क्या सुनाई नहीं दे रहा। NH3 NH3 बोल रही हो तो ये सही आंसर है। ये NH4Cl बना देगा, वाइट फ्यूम्स होता है इसका, सही आंसर, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है। कोई भी सजेशंस हो, कुछ भी इंटरेक्शन करना हो तो हमको व्हाट्सएप नंबर है तुम लोग के पास, टेलीग्राम भी है, मैसेज कर देना, बात कर लेना। चलो ठीक है, बाय।